इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। अब इसमें देखते हैं कि फर्स्ट की इसका प्रिंसिपल क्या है, ये वर्क कैसे करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल इज यूज टू मेजर द वोल्टेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना वोल्टमीटर, किस लिए यूज करते हैं अपन, मेजर करने के लिए वोल्टेज को। और सेकंड पॉइंट है हमारा, इट वर्क ऑन चेंज इन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है ना वो चेंज होकर इसमें काम करता है एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, वो चीज़ें हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है, अब हमारे डायग्राम में देखते हैं कि हमारे पास दो प्लेट है, एक प्लेट है फिक्स प्लेट है, दूसरी प्लेट है हमारे पास मूविंग प्लेट। यहाँ पे अपन ने क्या कनेक्ट कर दिया, एक स्प्रिंग। ये क्या है हमारी स्प्रिंग, कंट्रोल स्प्रिंग। ठीक है, और ये अपने पास स्केल है, ये पॉइंटर है, ये मूविंग प्लेट है। अब इसमें कैसे ये काम करता है, इसमें कैसे डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे जनरेट होता है, वो सब चीज़ें इस वाले डायग्राम से हम क्लियर करेंगे। यहाँ से एक अपन डीसी सप्लाई दे रहे हैं, कोई भी सप्लाई दे सकते हैं, एसी या डीसी, डिपेंड करता है वो कि कौन से। तो यहाँ से एक सप्लाई अपन ने दी, तो यहाँ से कुछ करंट गया जो किस में जाएगा, फिक्स प्लेट में जाएगा। तो फिक्स प्लेट में क्या जनरेट हुआ है, यहाँ पे ये दोनों को कनेक्ट करें तो फिक्स प्लेट में जनरेट हो गए सारे प्लस प्लस पॉइंट। ठीक है, और प्लस चार्ज किस में आ गए, एक फिक्स प्लेट में। एंड यहाँ पे आए मूविंग प्लेट में कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ओके, अब इन दोनों के बीच में ये प्लस प्लस ये माइनस माइनस, तो ये क्या जनरेट हो गया, इनके बीच में एक कैपेसिटेंस। क्या जनरेट हुआ, कैपेसिटेंस। अब इस कैपेसिटेंस की वजह से हमारा जो मूविंग प्लेट है ना, इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। इसके अंदर क्या आएगा, कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, कुछ चेंज आएगा, कितना उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, क्या कितना उसमें वोल्ट, तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस की वजह से इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। तो वो डिफ्लेक्शन कौन शो करेगा अपने इसमें, पॉइंटर। ओके, तो पॉइंटर की वैल्यू मतलब जाएगी, डिफ्लेक्ट करेगी। तो डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने का यहाँ पे काम कौन करता है कि डिफ्लेक्शन कंप्लीट पूरे फुल स्केल पे ना जाए, जो वैल्यू जिसमें जितनी मेजर वैल्यू दे रखी है, जितनी अप्लाइड करी है उसके अकॉर्डिंग हो डिफ्लेक्शन, वो कौन उसको कंट्रोल करने का काम करता है, स्प्रिंग कंट्रोलिंग। ठीक है, और इसके अंदर डैम्पिंग कौन सी है, इसके अंदर डैम्पिंग होती है फ्लड फ्रैक्शन डैम्पिंग। मतलब एक कंटेनर में क्या होता है, फ्लड होता है, उससे ये क्या होती है, कंट्रोल होती है डैम्पिंग। ओके, जो हमने पहले भी देखी है। एंड अब इस चीज़ को आगे देखते हैं कि इसमें क्या बोला हुआ है कि इट कैन मेजर वेरी हाई वोल्टेज इन किलोवाट रेंज, सो दे यूज़ इन सबस्टेशंस। अपने जो सबस्टेशन होते हैं अपने घरों के पास, मतलब जो आपको जहाँ से अपनी सप्लाई आती है घरों पे, तो उससे जो अपने पास जहाँ सब स्टेशन होता है उनके में ऐसा थोड़ी होता है कि वोल्टेज 100 वोल्ट है, 200 टू 220 वोल्ट, वो तो हमारे होम अप्लायंसेस का वोल्टेज लेवल होता है। बट सब स्टेशन होते हैं, उससे सब ग्रिड्स वगैरह होती है, वहाँ का वोल्टेज लेवल तो बहुत होता है। ठीक है, तो उनका किलोवाट में, मेगावाट उनमें होता है। तो इसमें ये बोलते हैं कि ये है ना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लो वैल्यूज को मेजर नहीं करता, किसको मेजर करता है, हाई वैल्यूज को। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसमें कि इसमें कंट्रोलिंग कौन सी यूज़ होती है, इसमें होती है स्प्रिंग कंट्रोलिंग यूज़ होती है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें डैम्पिंग कौन सी है, डैम्पिंग है इसमें फ्लड फ्रैक्शन डैम्पिंग। ओके, अब इसमें वो सेम अभी तक जो देखते थे हम PMMC, EDM में, MI में, सब में देखते हैं कि डिफ्लेक्टिंग करंट को इक्वल करे किसके, कंट्रोलिंग करंट के। KC थीटा इक्वल टू 1/2 B स्क्वायर DC, मतलब DC और अपन D थीटा, मतलब जो अपने पास थीटा है ना उसके रेस्पेक्ट में कौन चेंज हो रहा है, कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस कहाँ से आ रहा है, दोनों प्लेटों के बीच में जो बन रहा है। तो इसमें देखते हैं कि ये वाली वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं अपन, ये सब कांस्टेंट मान के, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द B स्क्वायर के। तो इसमें स्केल कैसी है, नॉन लीनियर, क्योंकि थीटा अगर B होता है या थीटा I होते हैं, अपन जो I के इसमें PMMC में था, तो मतलब स्केल कैसी थी, लीनियर। बट यहाँ पे B स्क्वायर है तो स्केल कैसी है, नॉन लीनियर। ओके, अब इसमें देखते हैं कि अब ये रेंज को मेजर कर रहा है। अब इसमें कुछ ऐसा होता है कि वोल्टेज लेवल को एक्सटेंड करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि हमने PMMC देखे थे। ठीक है, PMMC में एक तो R शंट, जो मतलब अपने वोल्ट मीटर, जो PMMC है उसका मीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए क्या लगाते थे, शंट में R रेजिस्टेंस, और एक अमीटर में तो लगाते थे शंट में, और वोल्ट मीटर में लगाते थे सीरीज में RSC। ठीक है, अब ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में रेंज को एक्सटेंड करना है, तो एक जो अपने पास कैपेसिटर दे रखा है ना उसके ही सीरीज में कनेक्ट कर रहा है CSE, एक कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हुआ है, तो इसकी रेंज एक्सटेंड करे जी। ये अपना मेजरिंग वोल्टेज है, जो इसके बाद जो अपने कनेक्ट करने के बाद जो वोल्टेज आया वो ये वोल्टेज है। तो उस हिसाब में देख रहे हैं उसमें भी एक मल्टीप्लाई लगाते हैं M इक्वल टू I/IM जैसे भी होता है। इसमें B/BM, ये B/BM दे दिया, और यहाँ पे CSE कैसे निकालेंगे, CM/M-1। इस वाले पे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बनेगा या एक्सटेंडिंग का क्वेश्चन बनेगा तो किसी भी कैपेसिटर के सीरीज में एक नया कैपेसिटर जोड़ते हैं तो उसकी रेंज एक्सटेंड होती है, तो बोलते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है, तो CSE
इक्वल टू, मतलब सीरीज में कैपेसिटेंस इक्वल टू मीटर कैपेसिटेंस अपॉन M-1 मल्टीप्लायर -1। ओके, ये क्वेश्चन फॉर्मूला को याद रखना। अब इसमें कुछ और छोटे क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि मतलब इसके एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक के। तो एक तो फर्स्ट एडवांटेज है कि ये AC और DC दोनों पे काम करता है। और इसके कुछ एडवांटेज पूछे कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हिस्टैरिसीस, एडी करंट और रिएक्टेंस लॉसेस होते हैं ना, ये होते ही नहीं है। तो ये कौन सा अपने पास इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। ओके, इसमें जो कंजप्शन है ना पावर का वो बहुत कम होता है। और किसके लिए सूटेबल है ये, हाई वोल्टेज के लिए, 20 किलोवाट टू 100 किलोवाट की एक रेंज है। ओके, अब इसमें देखते हैं कुछ इसके डिसएडवांटेज। अब इसमें देख रहे हैं हम इसके डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेज देखते हैं कि एक तो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी स्क्वायर। तो मतलब ये क्या है, नॉन लीनियर। ठीक है, इसमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक अमीटर, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, ये वोल्टमीटर के लिए तो काम करता है बट ये अमीटर के लिए काम नहीं करता। बट जब से MI था हमारा, PMMC था, इलेक्ट्रोडायनोमीटर, ये वोल्टमीटर, अमीटर, ये सबके लिए काम कर रहे हैं। बट इसमें ये अमीटर के लिए काम नहीं करता, ये किसके लिए काम करता है, ओनली वो वोल्टमीटर के लिए। ओके, इसकी जो है ना साइज में बहुत बड़ा होता है, कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक मोड। इसमें लास्ट है, ये लो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए काम में नहीं आते हैं। मतलब बहुत अगर लो में लेंगे तो इसकी कॉस्ट बहुत है, साइज बड़ी है, तो मतलब एक टाइम बहुत लग जाएगा। ये सब चीज़ें इसकी डिसएडवांटेज पॉइंट में आएंगे। अब इसी टॉपिक का एक नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, थर्मल इंस्ट्रूमेंट। अभी थर्मल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ठीक है, थर्मल इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हीटिंग इफेक्ट की वजह से, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो काम कर रहा है हीट की वजह से या टेम्परेचर की वजह से। अब इसमें देखते हैं, इसमें दो इंस्ट्रूमेंट है, एक तो हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट है और सेकेंड है अपने पास थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। अब फर्स्ट देखेंगे इसमें हॉट वायर टाइप। हॉट वायर टाइप क्या होता है, देखो, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग। किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग के प्रिंसिपल, मतलब टेम्परेचर या हीटिंग की वजह से ये क्या बोलता है, ये अपने पास ये वर्क करेगा। कि और वर्क कैसे करेगा ये आगे देखते हैं। इट मेजर हाई फ्रिक्वेंसी, ये क्या मेजर कर सकता है, हाई फ्रिक्वेंसी करंट को। सो इट कैन ऑल्सो कॉल्ड हॉट वायर एमीटर। इसको हाई फ्रिक्वेंसी करंट को मेजर करता है। तो हाई फ्रिक्वेंसी करंट, जैसे कि अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर था ना, ओनली मेजर हाई वोल्टेज करंट, हाई वोल्टेज को। ठीक है, तो हाई वोल्टेज मतलब वो वोल्टमीटर है। इसमें क्या, हाई फ्रिक्वेंसी करंट, मतलब किसको मेजर कर रहा है, करंट को। तो ये क्या है, हॉट वायर एमीटर की तरह। ओके, इसमें भी कौन सी कंट्रोलिंग है, स्प्रिंग कंट्रोलिंग है। और एक इसमें कौन सी डैम्पिंग यूज करते हैं, एडी करंट डैम्पिंग। बट हमारे पास अभी तो पहले था इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो कौन सी वाली डैम्पिंग यूज कर रहे हैं, उसमें फ्लड फ्रैक्शन डैम्पिंग। अब इसकी वर्किंग समझते हैं अपन, डायग्राम से हम वर्किंग देखेंगे कि हमारे पास एक कोई वायर है जो किसका बना होता है, प्लेटिनियम और इरिडियम वायर का। तो ये वाला है इसमें कि जिसमें टेम्परेचर को सेंस बहुत इजीली कर सकता है, कि टेम्परेचर का जो भी वेरिएशन होता है ना उसको सेंस इजीली कर सकता है, हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर। कौन, प्लेटिनियम इरिडियम वायर। ओके, एक प्लेटिनियम इरिडियम वायर ले लिया, यहाँ से एक थ्रेड ली, थ्रेड से कनेक्ट करा अपने पास एक स्प्रिंग। ठीक है, और स्प्रिंग के यहाँ पे ये थ्रेड से एक टच में कौन लगा दिया अपने पास, एक पुली। और पुलिंग के साथ में एक लगा दी डैम्पिंग मैग्नेट, कोई भी डैम्पिंग जो अपने पास कौन सा डैम्पिंग है इसमें, एडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर जो कोई भी सप्लाई यहाँ से जा रही है, हाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई होगी इसमें, तो हाई मतलब AC वाली, तो इसमें जब जाएगी तो इसमें कुछ हीटिंग इफेक्ट आएगा, हीट की वजह से कुछ इसमें, या तो ये वाली जो अपने पास वायर है ना ये वाला, इसमें डिफ्लेक्शन होगा कुछ, या तो ये या तो टाइट हो जाएगी या लूज हो जाएगी। इसके टाइट और लूज होने की वजह से इस थ्रेड में कुछ चेंज आएगा। अगर ये लूज हुई तो थ्रेड इधर की साइड आएगा, इधर की साइड आएगा तो अपने पास पुली घूमेगी, और पुली जब घूमेगी अपने पास तो अपने पास जो पॉइंटर है ना वो डिफ्लेक्ट करने स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब इस चीज़ देखते हैं कि ये इसकी वर्किंग होती है। और इसको कंट्रोल कौन किसके हिसाब से करते हैं, स्प्रिंग कंट्रोलिंग के हिसाब से। और डैम्पिंग कौन सी है, एडी करंट डैम्पिंग। ओके, अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं कि स्लो एंड स्लैगिश ऑपरेशन क्या होता है। कि स्लो, एक तो फास्ट ऑपरेशन होता है कि जैसे परमानेंट मैग्नेट वाला है, उसमें क्या है कि अपन जैसे कि क्या वो परमानेंट मैग्नेट है तो उसमें उसकी मैग्नेटिक जो फील्ड है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है पहले से ही। ठीक है, उसको टाइम बहुत कम लगता है रेस्पॉन्स करने में। बट यहाँ पे अपन सप्लाई देंगे, फिर ये अपने पास वायर है वो हीट होगा, हीट होने के बाद कुछ टाइम लगेगा इसको मतलब बैंड होने में, जो तो इसकी वजह से क्या है ये स्लो ऑपरेशन। ये ओवरलोडिंग की कंडीशन को फॉलो नहीं करता, ये यूज नहीं कर सकता। ओवरलोड होने पर ये ब्रेक हो जाएगा। और इसका जो अगर जैसे यहाँ से जा रहा है ये, इसमें हीटिंग किसकी वजह से होता है, I²R लॉसेस। ठीक है, हीटिंग किसकी वजह से होती है, I²R लॉस। तो इस चीज़ से हम समझ में आ गए कि भाई इसका कंजप्शन कैसे होगा, पावर का हाईएस्ट होगा।
अब कुछ इसके एडवांटेज पॉइंट, वर्क ऑन बोथ AC एंड DC दोनों पे काम करती है, और इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे लेते हैं, मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है कि मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए ऐसा कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे अपन, तो इसमें बोल सकते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट टाइप का। अगर बोलेंगे कि किलो वोल्ट में अगर कोई वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। ऐसे सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे इसमें ये पूछ सकते हैं कि अपन पास ये बोल दिया हॉट वायर टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज ले रहे हैं, तो इसमें कौन सा मटेरियल यूज ले रहे हैं, प्लेटिनियम इरिडियम का। दूसरा क्वेश्चन कि इसका रेस्पॉन्स कैसा है, कि ऑपरेशन कैसा है, स्लो ऑपरेशन, फास्ट ऑपरेशन, मॉडरेट ऑपरेशन, ऐसा ऑप्शन दे देंगे। तो कैसा ऑपरेशन है, स्लो ऑपरेशन है। इसमें पूछ सकते हैं कि इसमें डैम्पिंग कौन सी यूज़ कर रहे हैं, जैसे इसमें एडी करंट डैम्पिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फ्लड फ्रैक्शन डैम्पिंग थी, कंट्रोलिंग पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सी कंट्रोलिंग यूज़ कर रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब इस वाले में भी सेम, वर्क ऑन द बोथ AC DC मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज, वेरी वेरी लो हिस्टैरिसीस, एडी करंट एंड रिएक्टेंस एरर, सो दिस गिव सेम एक्यूरेसी ऑन बोथ एन AC एंड DC। इसमें ये सारे लॉसेस नहीं होते हैं, हिस्टैरिसीस, एडी करंट, रिएक्टेंस। तो मतलब इसमें जो भी रेस्पॉन्स आएगा ना AC और DC का, दोनों का सेम आएगा, तो मतलब इसमें एक्यूरेसी हाई होती है। और एक क्वेश्चन और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रांसफर टाइप का इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रांसफर टाइप का इंस्ट्रूमेंट किस इंस्ट्रूमेंट को बोल रहे हैं। अगर वहाँ पे ऑप्शन, ये ट्रांसफर टाइप दो इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं, हॉट वायर टाइप का इंस्ट्रूमेंट, एक तो हॉट वायर को बोलते हैं, हॉट वायर वाले को, और दूसरा बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनोमीटर वाले को। ये दोनों को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब लास्ट है हमारे पास यहाँ पे कि अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें थर्मोकपल मीटर। अब थर्मोकपल मीटर में कौन सा प्रिंसिपल है, जैसे कि अपने पास हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट था, उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते थे, हीटिंग इफेक्ट वाला। तो इसमें थर्मोकपल मीटर में कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है, इसमें सीवैक इफेक्ट। अब सीवैक इफेक्ट क्या होता है, और इसमें कौन सी टाइप की कितनी फ्रिक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं, इसमें मतलब रेंज क्या है, इसमें कौन सा ट्रांसड्यूसर है, एक्टिव या पैसिव, ये किसको मेजर कर रही है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज पॉइंट क्या है, वो सब चीज़ अपने थर्मोकपल मीटर का देखते हैं। तो इसमें एक चीज़ देखो फर्स्ट कि इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीवैक इफेक्ट, सीवैक इफेक्ट पे काम करता है। अब सीवैक इफेक्ट क्या होता है, टू डिसिमिलर, दो अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल, दो अलग अलग, एक तो ये कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर है, दोनों अलग अलग कंडक्टर ये है, दोनों को अलग अलग कंडक्टर के मटेरियल के लेंगे, एक प्लेटिनियम का ले दिया, एक रोडियम का दे दिया, ठीक है। तो मतलब इसका भी कोई अलग टेम्परेचर होगा, मतलब जो ये इसको हीट करने का, और इसका भी रोडियम का अलग टेम्परेचर होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये कि दो डिसिमिलर मतलब अलग अलग के इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मटेरियल आर कनेक्टेड एट अ जॉइंट। एक जंक्शन पे दो अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को एक साथ में जोड़ना ही क्या है अपने पास, सीवैक इफेक्ट। ओके, इट कैन वर्क अप टू मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और ये कहाँ तक का पता है, ये मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक वर्क कर सकता है। ओके, अब आगे देखते हैं। यूज अप टू 50 मेगाहर्ट्ज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट एंड टेम्परेचर। वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं इससे, और करंट एंड टेम्परेचर। और ये इसमें कौन सा ट्रांसड्यूसर है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। टेम्परेचर किस, ये अपने पर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करेगा, I2R लॉसेस, ठीक है। उसके बाद I2 लॉसेस की वजह से अपने पास ये वायर है ना डिफरेंट मटेरियल के, ये गर्म होंगे, इनके गर्म होने की वजह से इनके बीच में क्या एक वोल्टेज जनरेट होगा, और इस वोल्टेज को कौन कैसे मेजर कर सकते हैं, PMMC टाइप के इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि वो बहुत मिनिमम वोल्टेज को एक्यूरेटली करेक्ट मतलब मेजर कर सकता है इसलिए। ओके, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज पॉइंट है, इसमें भी वही स्लो एंड स्लैगिश है, कंजप्शन हाई है इसका, और एडवांटेज पॉइंट है इसके वर्क फॉर बोथ AC एंड DC, और सेम लो हिस्टैरिसीस, डी करंट, एडी रिएक्टेंस एरर, जो अपने पास पहले वाला था ना हॉट वायर टाइप, उसी के जो डिसएडवांटेज पॉइंट है और एडवांटेज पॉइंट है वही अपने पास थर्मोकपल टाइप के इंस्ट्रूमेंट के हैं, ठीक है। आपको ये तो छोटी छोटी टर्म में दो, तो इनको अपने यहाँ डिस्कस करते हैं कि थर्मिस्टर क्या है। थर्मिस्टर एक मतलब थर्मिस्टर एक रजिस्टर ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही हम अपने एक रेजिस्टेंस है तो उसको थर्मिस्टर बोल, तो एक रेजिस्टेंस में क्या है कि अगर रेजिस्टेंस को अगर डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। यूज फॉर, और इसको किस लिए यूज मेजर करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, कौन को, थर्मिस्टर को। ओके, और एक है अपने रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, इसमें भी ये RTD है। RTD भी क्या है,
एक टेम्परेचर को मेजरमेंट करने की डिवाइस है। जैसे कि अपने पास अभी देखा थर्मोकपल, थर्मोकपल में वोल्टेज करंट को मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। उससे पहले था अपने पास हॉट वायर टाइप का, हॉट वायर टाइप का था ना, उसमें क्या मेजर कर रहे हैं अपने पास अमीटर, मतलब करंट को मेजर कर रहे हैं। उससे पहले हमारे पास था इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, उसमें क्या मेजर कर रहे हैं हम, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। सेम ऐसे ही तो थर्मिस्टर और अपने पास RTD रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, दोनों क्या मेजर करते हैं हमारे पास यहाँ टेम्परेचर को। इसमें एक दोनों में कुछ डिफरेंस है। जो थर्मिस्टर है ना वो इन्वर्स मतलब लॉ फॉलो कर रहा है, मतलब अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इससे हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर मेजर होगा। दूसरा ये भी कौन सा ट्रांसड्यूसर है, पैसिव ट्रांसड्यूसर। एक तो होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि एक एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। अगर उसके पास एक मतलब सिग्नल खुद के पास होता है, एनर्जी होती है, तो वो होता है अपने पास एक्टिव ट्रांसड्यूसर। जिसके पास खुद की कोई एनर्जी नहीं होती, रेजिस्टेंस में अपने पास कोई एनर्जी नहीं होती, कुछ भी कोई इसका फिक्स कि ये इसका साइन ये प्लस ही है, इसमें इधर सप्लाई जाएगी तो ये प्लस साइन हो जाएगा, अगर इधर सप्लाई जाएगी तो इधर वाला प्लस साइन होगा। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, बाई डायरेक्शन होता है ये, ठीक है ऐसे। और इसमें कोई भी मतलब एक्टिव डिवाइस नहीं होती, ये कोई मतलब पावर डिलीवर नहीं करता, ये लेता है वह डिलीवर नहीं करने की इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये दोनों अपने पास यहाँ डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। इस टॉपिक का लास्ट इंस्ट्रूमेंट है रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, यूज इन मेजरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सर्किट। कम्युनिकेशन सर्किट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं किसको, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट को। इसमें लो वोल्टेज, लो पावर, हाई रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग ऑफ रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला है FF मल्टीप्लिकेशन BDC, मतलब वोल्टेज किसमें है, DC मतलब एवरेज में है। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ओके। तो इसमें जो टेबल है ना ये भाई तुम्हें याद होनी चाहिए। तो हाफ वेव ये है अपने पास, ये वाला टर्म HSWR, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और ये अपने पास FWR है, फुल वेव रेक्टिफायर। अगर साइनोसॉइडल का अपन ये अपने पास 1.11 है ना, ये क्या है अपने पास FF मतलब फुल फॉर्म फैक्टर, ठीक है। फॉर्म फैक्टर मतलब इसमें निकलता है कि RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। अब साइनोसॉइडल अगर फुल वेव है तो उसका एवरेज वैल्यू कितना होता है, IM/√2, ठीक है। और इसका एवरेज IM/√2 और एवरेज कितना 2IM अपॉन पाई, ये वाला। तो IM से IM कट गया तो पाई अपॉन 2√2 ये है। तो इससे अपन क्या निकल रहा है अपने पास, फॉर्म फैक्टर 1.11। और जो हाफ वेव है ना, जो अपने पास फुल वेव है उसका ही डबल होता है, ओके। तो देख लिया, तो 1.11 का डबल क्या है 2.22 मल्टीप्लाई BDC, जो अपन फॉर्मूला में देख लिया। इसमें ये वाली जो टर्म है ना कि जो DC का सेंसिटिविटी हाफ वेव में कितना है 0.45 मल्टीप्लिकेशन SAC से, AC कंटेंट की जो सेंसिटिविटी होती है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.45 से, तो हमारे पास किसकी सेंसिटिविटी निकल जाएगी, DC की निकल जाएगी। सेम अगर हाफ वेव में है तो, और फुल वेव में है तो AC की जो सेंसिटिविटी है उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.9 से, तो अपन पास किसकी निकल जाएगी, DC की निकल जाएगी। ऐसे ही हमारे पास सेतूत वेव होती है, ऐसी वाली, ये वाली वेव, ठीक है। तो इनका अपन फुल वेव रेक्टिफायर निकालेंगे वही RMS अपॉन एवरेज से, तो इसमें कितना आ जाएगा ये वाला 1.15 और BDC मल्टीप्लाई कर दिया। और सैतूत का अगर हाफ वेव का देखेंगे तो इसका डबल कितना जाएगा 2.30, ओके। सेम स्क्वायर का है, स्क्वायर में अपने ये देख रहे होते हैं, तो इसका जो RMS वैल्यू, स्क्वायर में RMS भी BM ही होता है और एवरेज भी BM होता है, तो इसका फॉर्म फैक्टर कितना हो जाएगा 1, बट स्क्वायर का जो अगर हाफ वेव का देखेंगे तो डबल हो जाएगा, ओके। अब इसकी एडवांटेज देखते हैं। वर्क ऑन बोथ AC एंड DC, ये तो दोनों पे काम करता है, AC DC पे। यूनिफॉर्म स्केल होती है, मतलब इसकी लिनियरिटी होती है, लीनियर, और इसकी सेंसिटिविटी भी हाई होती है। अब देखते हैं यहाँ पे अब इसके डिसएडवांटेज पॉइंट। सेपरेट कैलिब्रेशन फॉर डिफरेंट वेव फॉर्म, जैसे कि अपने पास एक तो अपने पास कौन सी है, ये साइनोसॉइडल, ये अपने पास सैतूत वेव है, ये अपने पास स्क्वायर है। तो सबके लिए जो स्केल लेती है ना वो कैलिब्रेशन के लिए वो अलग अलग होती है, कोई सेम कैलिब्रेशन पे इनका मेजरमेंट सबका मेजरमेंट एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। आउटपुट इज इफेक्ट बाय टेम्परेचर, और रेक्टिफायर में जो टेम्परेचर का जो आउटपुट है ना वो इफेक्ट किससे करता है, टेम्परेचर से, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि हम लास्ट पॉइंट है, समरी है इसमें कि सबसे मतलब पूरे बार मतलब ये चैप्टर है ना क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसकी समरी देखते हैं कि एक्यूरेसी के हिसाब से सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, PMMC है। सेकंड कौन सा है, रेक्टिफायर टाइप। थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। फोर्थ है इसमें इलेक्ट्रो डायनोमीटर वाला। फिफ्थ है अपने पास मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। और सिक्स है इस पर थर्मल टाइप, और लास्ट है इंडक्शन टाइप का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये हमारा टॉपिक आज का जो चैप्टर टॉपिक थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, डायनोमीटर, थर्मल एंड
ये लास्ट के टाइप इंस्ट्रूमेंट, आरटीडी, थर्मिस्टर एंड ये अपने पास थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट एंड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, मतलब थर्मल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट है। और ये अपने पास कैसे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड